Hello everyone, this is Falguni Vagashya. Welcome to Wi-Fi Study Bank Exams everyone. So basically हम इंग्लिश पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को जो बैंक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन मेनी ईयर्स नाउ, काफ़ी सारे सालों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा सिर्फ बच्चों के पढ़ाने तक कंप्लीट नहीं होता, हम एग्जाम्स खुद लिखते हैं सो दैट हमें पता चले कि भाई बच्चे क्या फेस करते हैं, क्या उनका माइंडसेट रहता है, कितना स्ट्रेस रहता है, किस अप्रोच के लिए, किस क्वेश्चन के लिए कैसे टाइप की अप्रोच एग्जाम के प्रेशर के अंडर में आती है। ये सारी चीज़ों की नॉलेज रखने के लिए आई गिव एग्जाम्स एज वेल। तो ट्रस्ट मी, माई स्ट्रैटेजी हैज़ वर्कड फॉर मी एंड सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करा है, दे हैव ऑल्सो स्कोर्ड 20+ इन एग्जाम। SBI क्लर्क की बात अगर हम करें तो प्रीलिम्स में इतना स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि हमें भी पता है इंग्लिश का नाम आया मतलब पसीने छूटना बहुत नॉर्मल है। पसीने क्यों छूटते हैं? क्योंकि शायद हमने पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में करी हुई है, बचपन से हम कोई और लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं स्कूल में, तो इंग्लिश अब जाकर आया है तो अब हम एनालाइज कर रहे हैं भाई आता है नहीं आता है, डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आएगा। एक रीज़न तो ये होता है रीजनल लैंग्वेज से हमने पढ़ाई करी है। दूसरा रीज़न क्या है, भाई बचपन से इंग्लिश से पढ़ा तो है लेकिन कभी इम्प्लाई नहीं करा यार, रियल लाइफ में कभी बात नहीं करी, कभी मूवी नहीं देखी, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी यूज़ नहीं किया इंग्लिश को, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे आता है या नहीं। ये दो सिनेरियो रहते हैं। ऊपर से हम बैंक की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने आ गए, तो हमारे क्लास में या हमारे फ्रेंड्स जो बहुत महारती है उन्होंने हमें ऐसे क्वेश्चन लाकर दे दिए कि भाई खत्म, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कंप्लीट करते करते ही पसीने छूटने शुरू हमारे को, है ना। तो भाई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के ऑब्वियस सी बात है भाई, जब क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो, हमारा बैकग्राउंड रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करा हुआ हो या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो धीरे धीरे ये फियर जो है वो बढ़ना शुरू तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, राइट। तो अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि हम इंग्लिश की जब बात करते हैं ना क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं लेकिन कितने? एक क्वेश्चन, दो, तीन, उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चन पे क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं करते यार हम? सिंपल स्ट्रैटेजी है ना भाई। जब हम कुछ खाते हैं और कभी दांत में कुछ फंस गया तो हमारी टंग क्या करती है, उसी जगह पर जाकर खुरेदना शुरू कर देती है, वो अटकी रहती है वहीं पे कि भाई वो चीज़ निकले निकले निकले, है ना। लेकिन कभी आपने देखा है आपकी टंग को कि वो कहीं और जगह पर जहाँ पर कुछ अटका नहीं है वहाँ पर जाके खुरेद रही है? नहीं करती वो। मतलब हमारा तो ये नेचर ही है कि कभी कोई चीज़ अगर दिक्कत दे रही हो या फिर नहीं समझ में आ रही हो या प्रॉब्लमैटिक है तो हम उस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कि बाकी की जो अच्छी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, उन पे से तो हमारा ध्यान हट ही गया होता है कि नहीं? बस ये मिस्टेक हर बच्चा करता है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो भाई अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उसमें ऐसी चीज़ें क्या है जो इजी है, सिंपल है और हम कर सकते हैं। तो ये लो यहाँ पर देखना, हमने एक पेपर पैटर्न आपको बता दिया है जो नॉर्मली इसमें से सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर एक आध डिफिकल्ट आया तो उसको छोड़ के बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, ये हमारा एग्जाम में एम होना चाहिए। अब कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे हम फोकस कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ भाई, यहाँ पर 1 मिनट, पेन शुरू कर लेते हैं हम। ये शुरू हो गए पेन, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें पेपर पैटर्न में तो कॉम्प्रिहेंशन होता है 8 से 10 मार्क का। फिर अगर क्लोज टेस्ट की बात करें, पैराग्राफ दे रखा है, उसमें बहुत सारी ब्लैंक्स है, वो क्लोज टेस्ट हो जाएगा 5 से 7 मार्क का, वो आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा जंबल, 5 से 7 मार्क के जंबल्स आ जाते हैं। कभी कभार वो 4-5 सेंटेंस दिए हैं और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, वैसा जंबल आता है। कभी कभार एक ही सेंटेंस के 4 टुकड़े करके दे रखे हैं और उसको आपस में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, वैसे टाइप का जंबल आता है कि नहीं? नेक्स्ट आता है ईडियम एंड फ्रेजेस, वो भी 5 से 7 मार्क का आ जाता है। फिर आता है ग्रामर और फिर आता है फिलर, ये भी दोनों 5-5 नंबर के आते हैं रिस्पेक्टिवली। फिर स्पेल टेस्ट है, ये भी तकरीबन 5 का आता है। वर्ड स्वैप है तो ये भी तकरीबन 3 से 5 मार्क तक का आ ही जाता है
है कि नहीं? अब भाई पेपर तो हमारा प्रीलिम्स का 30 मार्क का बनता है, ये चीज भी है ना। तो कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं, कुछ टॉपिक्स आते हैं इनमें से, लेकिन सिलेबस हमारा जो पेपर पैटर्न है वो इसी में घूमता रहता है। अब यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात कौन सी है, तो ये देखो, हमारा एक पार्ट होता है वर्बल एबिलिटी का और दूसरा पार्ट होता है ग्रामर। इन दोनों को मिलाया मतलब मेरा इंग्लिश कंप्लीट। अब अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो उसमें ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंशन आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, जंबल आ गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया, फिलर्स आ गया, स्पेल टेस्ट आ गया, वर्ड स्वैप आ गया, ये सारी चीज़ें तो उसी की है। तो ये जो वर्बल है वो मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट बन रहा है, 70% बन रहा है कि नहीं? फिर अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो वो ग्रामर मेरा कितना बन रहा है, 30% बन रहा है। तो हमें जो खौफ होता है ज़्यादातर ग्रामर का तो होता है, जो क्वेश्चन में 30% पूछा जाता है भाई, तो वो 30% पे कॉन्सेंट्रेट अगर नहीं भी किया या कम किया और बाकी का जो वर्बल है उसको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करके चले गए, तो भी वी विल हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट इन आवर एग्जाम्स, है कि नहीं भाई? लेकिन ग्रामर को पूरा छोड़ना नहीं है। ग्रामर को कैसे करने का, बेसिक्स जान लो हर टॉपिक के पहले, फिर रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट्स और ट्रिक्स जो हमेशा एग्जाम में यूजफुल होती हैं उनको कर रखो, बस उतना ग्रामर में प्रिपरेशन करना है। फिर आ गया वर्बल। अपना वर्बल को किस तरीके से करना है, तो वर्बल करने के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज जो है तो वो है रीडिंग एबिलिटी, या तो कह लो रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट से क्या होता है, जब आप रोज रोज के रोज आधा घंटा निकाल के आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो धीरे 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 आप बहुत सारी चीजें या बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट्स आप पढ़ते जा रहे हो, रिपीटेडली दिमाग को फीड करते जा रहे हो कि एग्जाम में वैसे टाइप का सिमिलर कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ आंसर में होना चाहिए। बेशक आपको अगर कोई पूछेगा तो आप उसका रीजन नहीं बता पाओगे, आप उसका लॉजिक नहीं बता पाओगे, आप उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी नहीं बता पाओगे, लेकिन आपने जो ऑप्शंस चूज किए हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले वैसी सिमिलर क्या चीजें पढ़ी है उसके हिसाब से और आंसर आपका सही भी है, तो भाई क्या दिक्कत है? कंसेप्ट नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, लेकिन आंसर सही है तो क्या दिक्कत है? आपको तो 1 मार्क मिल रहा है ना, आपका तो कट ऑफ जा रहा है ना, क्रॉस हो रहा है, आपका तो 20+ नंबर बन रहा है ना, तो बहुत है कि नहीं है? लेकिन रीडिंग हैबिट बहुत ही जरूरी है। अगर रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है ना, तो शुरू आप किससे कर सकते हो पता है? आप शुरू कर सकते हो नॉवेल्स से, क्योंकि भाई इंग्लिश को आधा घंटा रोज लेकर बैठना भी एक बड़ी बात होती है। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे शुरू करो, नॉवेल से शुरू करो, मैगजीन से शुरू करो, आधा घंटा रोज सिर्फ लेकर बैठने की हैबिट डालो। एक बार के लिए ये डेवलप हो गया ना, तो हर चीज़ में अपग्रेडेशन ज़रूरी होता है कि नहीं? कोई भी एप्लीकेशन अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो धीरे 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 उसके भी अपडेट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अब फिर हमें यहाँ पर भी अपडेट होना है, तो नॉवेल के बाद सीधा चले जाओ द हिंदू, इनके स्पेसिफिकली जो एडिटोरियल्स होते हैं उनके ऊपर चले जाओ। अब एडिटोरियल पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। भाई जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो आप एक तो लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होते जाते हो, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज है उसके साथ फेमिलियर होते जाते हो। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन ले लो, क्लोज टेस्ट ले लो, जंबल ले लो, ज़्यादातर वो द हिंदू एडिटोरियल्स में से उठाए जाते हैं। तो उसका जो लैंग्वेज है उसके साथ आप फेमिलियर हो गए, क्योंकि लैंग्वेज से फेमिलियर होना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा रहेगा, समझो अगर एक टॉपिक है जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ठीक है, आप आज अगर उसको पहली बार पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आज आप उसको 5वीं बार पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सिंपल लगेगा कि नहीं, है ना? तो भाई अगर आप उस द हिंदू को पढ़ते हो, उसकी लैंग्वेज के साथ में आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो आपको एग्जाम में उसकी लैंग्वेज को समझना आसान होगा। दैट्स द रीज़न शुरू कैसे करना है रीडिंग हैबिट को, नॉवेल से, मैगजीन से, लेकिन इवेंचुअली द हिंदू एडिटोरियल्स पे ख़त्म होना है।
क्यों? क्योंकि भाई मेरा सिर्फ एक ही फ़ायदा नहीं हो रहा है द हिंदू पढ़ के, साथ ही में मेरे जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। और आपको तो पता है राइट कि जब भी प्रीलिम का रिजल्ट आ जाता है उसके ऑलमोस्ट 1 महीने 1.5 महीने या तो उससे भी बहुत कम टाइम मिलता है हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करने में। फिर जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर इतना सारा करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि आप अभी से करते जा रहे हो। तो आपके 2 बेनिफिट्स हो गए कि नहीं हो गए द हिंदू पढ़ने की वजह से? हुए राइट। तो गिव इट अ शॉट, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग हैबिट डेवलप करना शुरू करो नॉवेल से, लेकिन द हिंदू इवेंचुअली स्टार्ट कर दो आप लोग पढ़ना, ठीक है? चलो एक बार रीडिंग हैबिट डेवलप हो गया, फिर भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्लोज टेस्ट को किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो दैट्स द रीजन आपको रीडिंग हैबिट के साथ साथ में टेस्ट सीरीज लगाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रखो ताकि एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो आपका चौंकने में टाइम वेस्ट ना हो जाए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। चौंकने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इतने सारे प्रैक्टिस करके रखने हैं क्वेश्चन कि कुछ भी नया ना लगे एग्जाम में। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तब जाके आप 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस पढ़ के आंसर कर पाओगे, ठीक है? चलो और ये सब करना ज़रूरी क्यों है भाई? इंग्लिश एक ही तो सब्जेक्ट है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद काम नहीं आने वाला ऐसा तो नहीं है ना, है ना? भाई जब आप बैंक की एग्जाम्स लिखते हो, जब आप सिलेक्शन ले लेते हो, आपको पता है आप जब वहाँ पर ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा या काम के रिलेटेड कोई भी मटेरियल रहेगा तो इट इज़ गोना बी इन इंग्लिश, इट इज़ गोना बी इन इंग्लिश राइट। तो आपका और इंग्लिश का सफ़र जो है वो अभी तक का नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम तक का नहीं है, वो एग्ज़ाम के बाद जॉब लेने के बाद सिलेक्शन लेने के बाद भी रहने वाला है। तो इस तरीके से आपको ब्रॉड रखना है अपना माइंड, और जब माइंड ब्रॉड रहेगा तो आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो करने में आसानी होगी। शुरुआत में डिफिकल्ट है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 डेज आप देखोगे, 15 डेज के बाद आप अपने आप को जज करोगे, 30 डेज के बाद जज करोगे तो आपको चेंज दिखेगा। अगर अच्छी खासी रीडिंग हैबिट रहेगी तो रीडिंग हैबिट अगर आपकी है तो आपको पता है आपकी साथ साथ में क्या होने वाली है, वो कैप भी बिल्ड होते चलने वाली है, वो कैप बिल्ड होती जाएगी तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट ओनली राइट। तो बस यही चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वो इंग्लिश को क्रैक करने के लिए या फिर 20+ लाने के लिए काम आते हैं। कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन? तो भाई एक है रीडिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट होना कंपलसरी है। रोज आधा घंटा अपने आप को खींचो और बिठाओ, पहले पढ़ो नॉवेल्स या मैगजीन्स, उसके बाद धीरे धीरे जाओ द हिंदू के ऊपर। ये एक बारी हैबिट हो गई, उसके बाद टेस्ट सीरीज रेगुलरली लगानी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऑल द पॉसिबल ऑफ वैरायटी जो आती है उनको प्रैक्टिस करके रखना है एग्जाम्स के पहले। ये दो चीज़ें करी तो फिर 20+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? चलो फिर समझो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मैम चलो रीडिंग हैबिट तो हमने डेवलप कर ली, हम रोज आधा घंटा अपने आप को पकड़ के बिठा देंगे, पढ़ा देंगे कोई भी नॉवेल या द हिंदू, बाकी का क्या किस तरीके से पढ़े? तो बाकी का अगर पढ़ना चाहते हो और हम पे आपको थोड़ा सा भी भरोसा है तो मुझसे जुड़ जाइए यूट्यूब पे। एवरी डे इवनिंग में 5 o'clock हम आपको बाकी के जो टॉपिक्स है किस तरीके से पढ़े जाते हैं, किस तरीके का कंटेंट एग्जाम में आएगा, वो सारी चीज़ें बताते चलेंगे, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो या वर्बल एबिलिटी का टॉपिक हो, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं इवनिंग 5 o'clock एवरी डे यूट्यूब पे। डन? चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।